जय हिंद। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का अंत। आप इसे डीकोलोनाइजेशन भी कह सकते हो। उपनिवेशवाद उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त करना। यानी कि आपको क्वेश्चन बनता है कि एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद के उन्मूलन के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद किस प्रकार से समाप्त हुआ, उसके क्या कारण थे। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई ना, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में। और उस समय इसमें कितने सदस्य देश थे? 51। तो 51 सदस्य देश उस समय थे 1945 में। और 2004 में इसकी संख्या बढ़कर 191 हो चुकी थी, यानी कि 191। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 60 साल की अवधि में इतने सारे देश इसके सदस्य बन गए। यानी कि कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से इतने सारे राष्ट्र उभर कर सामने आए। तो इन राष्ट्रों का मुख्य रूप से उभर कर सामने आने का एक ही कारण था, वो थी इनकी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोपियन शक्तियों की जो सैनिक शक्ति थी ना, उसको काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा। और उसी की वजह से उपनिवेशवाद की समाप्ति का भी आरंभ हो गया। कमज़ोर सैनिक शक्ति की वजह से और आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब हो गई थी, तो उन्हें अपने राष्ट्र की तरफ भी देखना था, जिसकी वजह से युद्ध में इतना ज़्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि वे जिन गुलाम राष्ट्रों पर राज करते थे, उन पर राज करना उनके लिए असंभव हो गया। और इसी कारण कई राष्ट्रों ने स्वतंत्रता का परचम लहरा दिया। और इसकी शुरुआत 1947 में भारत की स्वतंत्रता से हुई। वैसे तो 1946 में ही अमेरिका से फिलीपींस ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी, किंतु एक्चुअल में उपनिवेशवाद की समाप्ति का जो दौर है ना, वो भारत की स्वतंत्रता से ही आरंभ हुआ। और सन 1940 के दशक में तो एक समय ऐसा था कि अफ्रीका में केवल 4 ही राष्ट्र थे जो आज़ाद थे। इनमें इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, एबिसीनिया जिसे इथियोपिया के नाम से जाना जाता है आज, और लाइबेरिया थे। अफ्रीका के अंतिम उपनिवेशवाद नमीबिया को सन 1990 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इसी के साथ अफ्रीका में कुल स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या 55 हो गई थी। अब उपनिवेशवाद का जो उन्मूलन है ना, समाप्ति, वे 4 चरणों में हुई थी। उन चरणों को जान लेते हैं, उसके बाद इन कारणों को जानेंगे। तो पहला चरण था 1947 से लेकर 1955 तक का, जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके आसपास के राष्ट्रों में भी स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हो गए। और इसी के साथ बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया और लाओस जैसे देशों को भी आज़ादी प्राप्त हुई। प्रथम चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात कर ली जाए तो इसमें सोवियत संघ द्वारा चीन की जो क्रांति हुई थी 1949 में, साम्यवादी क्रांति, जिसमें रूस ने इसकी सहायता की थी। रूस यानी कि उस समय का सोवियत संघ। दूसरा चरण की बात कर ली जाए तो दूसरा चरण 1955 से लेकर 1962 तक चला। इस चरण के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिसको मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और बाद में इंडोनेशिया और घाना से भी समर्थन प्राप्त हुआ। इसी आंदोलन की वजह से, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, NAM के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी वजह से नवोदित राष्ट्र जो थे ना, जिनकी अभी अभी नई नई स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी जिनको, वे फिर से गुलाम होने से बच गए। तो यहाँ पर जो उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था, वो एक्चुअल में फिर से अपना प्रभाव डाल सकता था किसी और शक्ति के रूप में, किंतु उससे बचा गया। और इसी के साथ हमारा तीसरा चरण है 1962 से लेकर 1971 तक का। तो पहले चरण में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और उससे प्रभावित होकर अन्य देशों ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की। दूसरे चरण में इन स्वतंत्र देशों ने किसी एक राष्ट्र के साथ जुड़ने के अलावा आपस में एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास किया। और तीसरे चरण में इन्होंने जो प्रयास किया ना, उसमें कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें से एक थी आसियान। ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन था। इस चरण की मुख्य विशेषताओं की बात कर ली जाए तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, वो इसकी मुख्य विशेषता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1962 है तो क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध भी इसकी विशेषता होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच की बात है ना। यहाँ पे बात हो रही है जो गुलाम देश धीरे धीरे आज़ाद होने शुरू हुए थे अभी। इंडिया चाइना वॉर भी इसकी एक विशेषता है। तो अब अंतिम चरण की बात कर लेते हैं, जो 1971 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ईरान इराक युद्ध, कुवैत वॉर, 1991 में सोवियत संघ का विघटन, जिसकी वजह से साम्यवाद के प्रसार का अंत हुआ। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। अब उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण जान लेते हैं। तो इसका पहला कारण था स्वतंत्रता की चेतना का उभरना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुलाम राष्ट्रों ने देखा कि जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, वे युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध क्या है? उनकी प्रभुसत्ता अखंडता को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं वे लोग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गुलाम राष्ट्र जो हैं उनमें भी स्वतंत्रता के प्रति चेतना उभरनी शुरू हो गई। और इसी के कारण उन राष्ट्रों में चल रहे जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उन्हें और ज़्यादा गति मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब यूरोपीय राष्ट्र जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे युद्ध की वजह से। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन राष्ट्रवादी आंदोलनों पर अंकुश लगाना कठिन हो गया। तो ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण था श्वेत शक्तियों की पराजय। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और लगभग खत्म हुआ 6 साल बाद।
इन 6 सालों की लड़ाई में ना ये गोरे ही दूसरे गोरों के साथ आपस में लड़ रहे थे। तो जब गोरे व्यक्तियों ने गोरों को ही हरा दिया, और याद रखना जिन गोरों ने हराया था उनकी सेना में काले लोग भी थे, भारतीय थे, अफ्रीकन थे, तो उनके मन में ये संभावनाएं जागनी आरंभ हो गई कि गोरे लोगों को भी हराया जा सकता है, क्योंकि गोरे लोग हमेशा से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलवाते थे। और सर्वश्रेष्ठता की वजह से ही भारतीय लोगों में भी उनमें उनके प्रति ये भावना आ गई थी कि गोरे लोग हैं और इनको कोई नहीं हरा सकता, पूरे विश्व पर इनका अधिकार है। लेकिन अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही श्वेत लोगों के प्रति लोगों में ये भावना अब पलट गई। अब उन्हें पता चल गया कि गोरे लोगों को भी हराया जा सकता है। तीसरा कारण था सोवियत संघ का द्वितीय महाशक्ति के रूप में उभरना। अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका तो विश्व में पहले से ही महाशक्ति के रूप में परिचित था, लेकिन जब सोवियत संघ आया ना, तो सोवियत संघ ने ये प्रयास किए कि जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं ना, उनको कमज़ोर किया जाए और जो गुलाम देश हैं उन्हें आज़ाद करके मैं अपने अधीन कर लूँ। लेकिन उसमें एक आज़ादी की भावना तो थी ना, जिसकी वजह से राष्ट्रों को आज़ाद होने का अवसर प्रदान हुआ। चौथा कारण था यूरोपीय शक्तियों का कमज़ोर होना। अब द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की आर्थिक और सैनिक हालत खस्ता हो गई। उनकी अर्थव्यवस्था उजड़ गई थी और सैनिक क्षमता तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि सैनिक इतनी संख्या में मारे गए थे कि अब जो औपनिवेशिक साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया है, उपनिवेश में अगर कोई विद्रोह भी होता है तो उसे कुचलने के लिए उनके पास व्यापक सैनिक शक्ति ही नहीं थी, जिसकी वजह से अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण रखना उनके लिए कठिन हो गया। पांचवा कारण था विश्व की दो गुटों में प्रतिस्पर्धा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां उभरकर सामने आई थी। एक तरफ अमेरिका थी जो पूंजीवादी शक्ति थी, और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो कि साम्यवादी शक्ति थी। अब इन दोनों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और इनके समर्थक देश इनमें जुड़ने शुरू हो गए। यूरोपीय राष्ट्रों में इस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि भैया अपना देश बचा लो, उपनिवेशों को हम बाद में देखेंगे। तो उपनिवेशों पर इनका कम ध्यान गया और स्वयं के राष्ट्रों पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। छठा कारण था यूरोपीय देशों को उत्तरदायी मानना। अब गुलाम राष्ट्र जो थे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी, आर्थिक रूप से उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया था। तो गुलाम देश के लोगों ने यह विचारधारा बना ली कि उनकी जो बुरी हालत है ना, उसके जिम्मेदार कौन है, यूरोपीय देश। क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र जो है इन्हीं की वजह से वे आर्थिक पिछड़ेपन की तरफ गए और शोषण का भी शिकार हुए। दूसरी तरफ जो देश इन पर राज कर रहे थे वे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से भी अच्छे खासे हो रहे थे और औद्योगिक क्रांति भी उनमें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। और जिन पर ये लोग राज कर रहे थे, जो गुलाम थे इनके, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तो इसके लिए भी इन्होंने यूरोपीय देशों को उत्तरदायी माना। यूरोपीय देशों के प्रति रोष के कारण इन देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन छिड़ने शुरू हो गए और इनमें यह भावना उत्पन्न हो गई कि हमें यूरोपीय देशों की गुलामी से अलग होना है। सातवां कारण था अमेरिका की दोहरी नीति। अमेरिका के खुद के उपनिवेश तो कुछ खास बचे नहीं थे, और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका अच्छे संबंध बना के रखना चाहता था, क्योंकि अमेरिकी लोग ब्रिटेन की ही नस्ल में से निकले हुए थे। और सामरिक दृष्टि से भी ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा हथियार खरीदते थे। तो एक तरफ तो अमेरिका ने इन देशों के साथ करीबी बना के रखी, दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के जो स्वतंत्र देश थे ना, उनके साथ भी इसने मित्रता बनाने का प्रयास किया, और जो नहीं थे उनकी स्वतंत्रता पर भी जोर देना आरंभ कर दिया। मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स तो सुना था, लेकिन अमेरिका एक ऐसा दोस्त है जो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देता है। गुलाम देशों को आज़ाद करवाने के लिए इसने जो अपने दोस्त ब्रिटेन और फ्रांस को आग्रह किया था, इसके पीछे एक और कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो हमेशा से स्वयं को मानवाधिकार का रक्षक कहता आया है। आठवां कारण था यूरोप का समस्या परक द्वीप के रूप में उभरना। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जो राजनीति थी ना, उसमें इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि वे लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे। फिर से उनके जो विचारधाराएं थी सबकी अलग अलग हो गई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध शुरू हुआ तो उसमें जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया था, और उस एक तरफ यूरोप पूंजीवादी बन गया था और दूसरी तरफ का यूरोप साम्यवादी बन गया था। अब भले ही ब्रिटेन और फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे, लेकिन उनकी हालत जो है ना वो जर्मनी और इटली से भी ज़्यादा खराब होती हुई दिख रही थी। जो इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे उनमें राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ हो गए थे और काफ़ी तीव्रता से अपनी चरम पर पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम देशों पर ब्रिटेन और फ्रांस के पास अपने कोई सेना नहीं थी अच्छी खासी जो इन पर इनके द्वारा उठाए गए विद्रोहों को दबा सके, और राजनीतिक स्थिरता भी नहीं थी इन राष्ट्रों में। अब क्योंकि अपनी अपनी पार्टियां भी उभर कर सामने आ गई थी इन देशों की। हमारे देश में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी हमारे देश का प्रतिनिधित्व थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी। तो राजनीतिक रूप से भारतीय या फिर ये कहें कि जो उपनिवेशों की सरकारें थी उन्होंने अपने पैर अपने उपनिवेश जो अब देश है उसमें जमा लिए थे। तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश जो गुलाम बना के रखते थे उन देशों को, उनमें राजनीतिक स्थिरता नहीं ला पाई, या फिर हम ये कहें कि राजनीतिक अंकुश नहीं लगा पाए उन पर। नौवां कारण था विश्व की दो महाशक्तियों में सैद्धांतिक टकराव। अब अमेरिका पूंजीवादी देश था और सोवियत संघ साम्यवादी देश था। इन दोनों के बीच जो
टकराव हुआ वह शीत युद्ध का समय कहलाया। अब इस समय में काफ़ी सारे देश जो हैं वो आज़ाद हुए, भारत भी आज़ाद हुआ था। तो भारत की राजनीति जो है वो उसने विदेश नीति को किस प्रकार से अपनाया, तो हमने गुट निरपेक्ष रहने की नीति अपनाई और कई स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्ष रहने की नीति अपनाई। अगर वे किसी गुट में चले जाते तो ये जो उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद जो था, ये फिर से पनपने लग पड़ता अगर हम किसी एक विचारधारा के प्रभाव में आ जाते। नेक्स्ट था लोकतंत्र की लोकप्रियता। अब जिन राष्ट्रों ने हम पर कब्जा किया हुआ था ना, वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था थी, वे सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र थे, लेकिन उन्होंने हम पर जो कब्जा किया हुआ था, हम पर लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं किया था। गुलाम देशों को तो वह साम्राज्यवादी भावना से देखते थे और वहाँ पे पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित भी नहीं था। तो गुलाम देशों ने क्या किया, लोकतंत्र की मांग की, जिसकी वजह से लोकतंत्र में क्या हुआ कि नई नई पार्टियां उभर कर सामने आई, उसी देश की विचारधाराएं उभर कर सामने आई और इससे क्या हुआ कि साम्राज्यवाद का अंत होना आरंभ हो गया। आखिरी कारण था यूएनओ की उदारता। अब यूएनओ जो था ना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी नीतियां क्या थी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो है ना वो स्वतंत्र होने चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि नई संभावनाएं उत्पन्न हुई और विश्व में एक जनमत तैयार हुआ जिसने कि क्या किया, नैतिकता पर बल दिया। और नैतिकता पर बल देने से क्या होता है कि स्वयं उसी राष्ट्र की सरकार बननी आरंभ हो जाती है। तो इससे उपनिवेशवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि पूरे वर्ल्ड की अगर ज्योग्राफी देखें, हम इसमें परसेंटेज निकालें ना, तो एशिया में 40% जो लैंड थी ना वो उपनिवेश के अधीन थी और अफ्रीका में तो 90% जो भूमि थी वो उपनिवेशों के अधीन थी। सिर्फ 4 ही देश तो वहाँ पे आज़ाद थे। और दूसरी तरफ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी 90% जो देश थे ना वो उपनिवेश के शिकार थे। और 1914 में जब उपनिवेशवाद अपनी चरम सीमा पर था तो उस समय पूरी धरती का 85% तो केवल कुछ चुनिंदा देशों के अधीन ही था। और पूरे अर्थ की पॉपुलेशन देखी जाए तो वह भी 80 से 85% इन्हीं के अधीन आती थी। इन्हीं के अर्थात ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली और जर्मनी जैसे देशों के अधीन। और लूट की बात कर ली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी लूट जो है ना वो भारत से ही हुई थी। भारत का ही धन सबसे ज़्यादा लूटा गया था। ब्रिटेन ने 1765 से लेकर 1900 तक के टाइम में ना 64.82 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स संपत्ति लूटी थी भारत से। यानी कि उस समय के पूरे विश्व में 40% जो संपत्ति थी ना वो भारत में थी और भारत से लूट कर वे ब्रिटेन ले गए थे, जिससे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत को। मतलब लगभग पूरे विश्व की आधी संपत्ति जो थी ना वो भारत की ही थी। और जीडीपी की बात कर ली जाए तो भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले 1700 में 25%, लगभग 25%, 24.4 था। तो मतलब दुनिया का 1/4 ट्रेड ले लो या फिर 25% तो केवल इंडिया ही योगदान देता था। लेकिन अंग्रेज़ों के अधीन 1900 में ये केवल 2% रह गई। और जब हम आज़ाद हुए तो भारत की जीडीपी 4% थी पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।